नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कुमावत जीएस पर। और आज से अपन स्टार्ट कर रहे हैं साथियों राजस्थान करंट अफेयर्स की सीरीज, ठीक है, जिसमें अपन डेली 30 प्रश्नों की चर्चा करेंगे और सभी अपन जनवरी से लेकर के मई तक का जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके बनता है उसकी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, सभी प्रश्नों की अपन चर्चा करेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो देखिएगा, पहला प्रश्न है कि हाल ही में जैसलमेर में मरु महोत्सव 2023 का आयोजन कब किया गया था। जैसलमेर में मरु महोत्सव का आयोजन कब किया गया था, तो याद रखिएगा 3 से लेकर के 5 फरवरी 2023 को इसका आयोजन किया गया था। किसका? मरु महोत्सव का, ठीक है। अब देखिएगा साथियों, मरु महोत्सव की बात करें तो आयोजन कहाँ पर होता है इसका? जैसलमेर में होता है। आयोजन की बात करते हैं तो कहाँ पर होता है? ये जैसलमेर में। कौन सा महोत्सव? मरु महोत्सव, ठीक है। और आयोजित कब से कब तक होता है? ये 3 से 5 फरवरी को। 3 से 5 फरवरी को आयोजन होता है। शुक्रवार से लेकर के रविवार को ये आयोजन हुआ था। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से देखिए तो याद रखना माघ महीने के अंतर्गत पूर्णिमा तक ही आयोजन किया जाता है, ठीक है। इसके अंतर्गत जो प्रतियोगिताएं होती हैं उसके अंतर्गत जो खिताब जीते गए थे उनकी अपन बात करते हैं। देखिएगा, इसके अंतर्गत एक प्रतियोगिता हुई थी मिस्टर डेजर्ट की। देखिए, मिस्टर डेजर्ट का खिताब किसने जीता है? मिस्टर डेजर्ट का खिताब जीता है गणपत सिंह ने। याद रखना है, गणपत सिंह। एग्जाम में आपको प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा। इनका संबंध किस जिले से है, तो याद रखना ये पाली जिले के निवासी हैं। इसके बाद देखिएगा, दूसरा खिताब जीता है, मिस मोमल का खिताब जीती है मिस मोमल। प्रतियोगिता हुई थी, इसका खिताब जीती है, याद रखिएगा साथियों, गरिमा विजय ने इसका खिताब जीता है। गरिमा विजय, ये ध्यान रखना है। इनका संबंध किस जिले से है, तो इनका संबंध है बीकानेर जिले से। किनका? गरिमा विजय का, ठीक है। इसके बाद है कि मिसेज जैसलमेर की प्रतियोगिता भी हुई थी। मिसेज जैसलमेर, और मिसेज जैसलमेर की जो घोषणा है वो किसको की गई है? जैसलमेर, ठीक है। तो मिसेज जैसलमेर किसे घोषित किया गया है ये भी याद रखिएगा, तरुणा उज्जवल को, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये थे किससे इंपॉर्टेंट तथ्य थे, याद रखिएगा मित्रों, ये थे जैसलमेर मरु महोत्सव महोत्सव से इंपॉर्टेंट तथ्य, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। देखिएगा, साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा की ओर से डॉक्टर आशा शर्मा को साहित्य कुसुमार सम्मान प्रदान किया गया। इनका संबंध कौन से जिले से है? साहित्य कुसुमार सम्मान, देखिए साहित्य कुसुमार सम्मान, यहाँ से पुरस्कारों को लेकर के भी प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो सारे सम्मान एक साथ में क्लास भी लेकर के आऊंगा तो उसको भी आप ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। तो साहित्य कुसुमार सम्मान पुरस्कार की बात कर रहे हैं, ये किसको दिया गया है? दिया जाता है किसकी तरफ से, तो याद रखिएगा साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा की तरफ से। श्रीनाथ द्वारा, ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। साहित्य मंडल के द्वारा साहित्य मंडल की ओर से दिया जाता है। दिया गया किसको है, तो याद रखना साथियों, डॉक्टर आशा शर्मा को। डॉक्टर आशा शर्मा को यह पुरस्कार दिया गया है। और इनका संबंध किस जिले से है, तो याद रखिएगा ये जयपुर जिले की निवासी है। याद रखना है, साहित्य कुसुमार सम्मान दिया जाता है श्री साहित्य मंडल श्रीनाथ द्वारा की ओर से, दिया गया है डॉक्टर आशा शर्मा को। और इनका संबंध है साथियों जयपुर जिले से, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। बांसवाड़ा की बात करें तो याद रखिएगा, बांसवाड़ा के अंतर्गत भी 3 दिवसीय महोत्सव मनाया गया था जिसका नाम है माही महोत्सव। माही महोत्सव, ठीक है। और बांसवाड़ा जिले के अंतर्गत कौन सी नदी आती है मित्रों? याद रखना, माही नदी। और ये माही नदी पर ही मनाया गया है माही महोत्सव। माही नदी कहाँ पर बहती है, तो बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में, सॉरी डूंगरपुर जिले में बहती है। इसको उल्टे यूं आकार की नदी भी कहते हैं। और ये ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वो है माही नदी। कितने बार काटती है कर्क रेखा को? ये 2 बार काटती है। कौन सी नदी? माही नदी, ठीक है। एकमात्र दक्षिण से बहने वाली नदी भी कौन सी है, तो वो माही नदी है, ठीक है। और दक्षिण में ही ये अपना जल उड़ेल देती है अरब सागर के अंतर्गत। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, माही नदी, ठीक है। पाली जिले की बात करते हैं तो याद रखिएगा साथियों, यहाँ पर सोजत की जो मेहंदी है वो बहुत प्रसिद्ध है। सोजत की मेहंदी,
ठीक है, जिसको अपना एक जीआई टैग भी मिला हुआ है सोजत की मेहंदी को। और पाली जिले में एक अभियान की शुरुआत की गई है, खेलो अभियान की। ये भी याद रखना है, खेलो अभियान। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। चलिए, फरवरी 2023 में आयोजित राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे दिया गया था? तो देखिएगा साथियों, 2023 का लाइफ टाइम जो अचीवमेंट पुरस्कार है वो परीक्षित साहनी को दिया गया है। किसको? परीक्षित साहनी को दिया गया है। अब देखिए साथियों, इन्होंने क्या किया कि जो भी राजस्थान सॉरी इंडिया की जो भी मूवियाँ होती थी उसके अंतर्गत इन्होंने अपना क्या निभाया था, अभिनय बना निभाया था। और इन्होंने साथियों थ्री इडियट्स जो मूवी है उसके अंदर भी अपना जो है अभिनय निभाया है। ठीक है, थ्री इडियट्स। इसके बाद बात करें अपन तो पीके मूवी के अंदर भी इन्होंने अपना जो है किरदार निभाया है। उसके बाद इन्होंने मुन्ना भाई मूवी के अंदर भी काम किया है। ठीक है, तो इन्हीं के लिए इसको क्या दिया गया है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है। ठीक है, और ये कौन सा जो था, ये था साथियों नवा क्रम का था। ठीक है, नवा अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल जो अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान फिल्म फेस्टिवल था, याद रखना। और ये किस थीम पर कार्य किया था साथियों, तो देखना इसकी जो थीम थी वो क्या क्या थी। थीम की बात करें तो स्पोर्ट्स इन सिनेमा की अपन बात करते हैं। स्पोर्ट्स इन सिनेमा इसकी क्या रखी गई थी, थीम रखी गई थी। ठीक है, क्योंकि आपसे थीम भी एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है, तो इसको भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अपन असगर वजाहत कौन थे साथियों। असगर जो वजाहत थे इसकी अगर अपन बात करें तो इनको जो है व्यास सम्मान पुरस्कार दिया गया था। कौन सा? व्यास सम्मान जो इनको दिया गया है। ठीक है, व्यास सम्मान। और वो किस वर्ष का दिया गया है, तो याद रखना साथियों वर्ष 2021 का व्यास सम्मान इनको दिया गया है। और इनका जो नाटक था वो नाटक कौन सा था? नाटक था साथियों इनका महाबली। महाबली नाटक के लिए इनको व्यास सम्मान दिया गया है वर्ष 2021 का। किसको? असगर वजाहत को। इसके बाद बात करते हैं नारायण प्रधान की। अब नारायण प्रधान की अगर बात करें साथियों, तो देखिए नारायण प्रधान की अगर बात करें तो इनको 31वां, देखिएगा 31वां यानी कि वर्ष 2021 का घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कौन सा? घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और ये किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ध्यान रखना ये भौतिक विज्ञान से संबंधित है। यानी कि भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने क्या किया था, उत्कृष्ट कार्य किया था, इसी के लिए इनको घनश्याम दास बिड़ला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, रामदरस मिश्र की अगर अपन बात करें तो मित्रों याद रखना रामदरस मिश्र कौन थे, तो याद रखना इनको वर्ष 2021 का क्या दिया गया था, सरस्वती सम्मान दिया गया था। ठीक है, सरस्वती सम्मान इनको दिया गया था। अब देखिएगा इसकी जो कविता थी, इनको किस कविता के अंतर्गत जो है ये सम्मान दिया गया था, तो याद रखना मैं तो यहाँ हूँ। ठीक है, कविता का नाम था मैं तो यहाँ हूँ। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आपके एग्जाम में यहाँ से जरूर प्रश्न पूछा जाएगा। इसके बाद एक पुरस्कार और है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। प्राइस ऑफ राजस्थान जो अवार्ड है, प्राइस ऑफ राजस्थान, ये किसको दिया गया है, तो याद रखना मित्रों प्राइस ऑफ राजस्थान ये दिया गया है राज बंसल को। किसको दिया गया है, तो राज बंसल को ये दिया गया है। और ये कहाँ से संबंधित है, तो ध्यान रखना ये जयपुर जिले से संबंधित है। ठीक है, क्लियर। अब देखिए आगे का जो प्रश्न है आपके वो क्या है, देखिएगा दिसंबर 2022 में भारत ऑस्ट्रेलिया के मध्य हुआ संयुक्त युद्धाभ्यास ओस्ट्रा हिंद कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो याद रखना ये बीकानेर जिले के अंतर्गत आयोजित किया गया है। ठीक है, कहाँ पर आयोजित किया गया है, तो याद रखना ये बीकानेर जिले के अंतर्गत आयोजित किया गया है। इसकी बात करें तो साथियों देखना ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। ठीक है, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंतर्गत इसका जो है आयोजन किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और कौन सा युद्धाभ्यास, तो साथियों याद रखना ओस्ट्रा हिंद। ठीक है, ओस्ट्रा हिंद युद्धाभ्यास किया गया था। और ये किन किन देशों के मध्य होता है साथियों,
तो याद रखना भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में जरूर यहाँ से प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। इसके बाद अगर अपन बात करें, इसकी एक दो बातें और हैं, देखे ना। इस युद्धाभ्यास में साथियों, इस युद्धाभ्यास के अंतर्गत ब्लैक चार्जर ब्रिगेड ने, देखिए ब्लैक चार्जर ब्लैक चार्जर ब्रिगेड ने क्या किया था, युद्धाभ्यास ब्लैक स्ट्राइक को अंजाम दिया था। ठीक है, युद्धाभ्यास ब्लैक स्ट्राइक को इन्होंने क्या किया था, अंजाम दिया था, अंजाम दिया था। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, अंजाम इन्होंने दिया था। इसके बाद अगर अपन बात करें तो साथियों जैसलमेर की, तो यहाँ पर जो है युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई है। ठीक है, युद्ध संग्रहालय, इसकी स्थापना की गई है। और यहाँ पर हाल ही में कौन सा महोत्सव जो है मनाया गया है, मरु महोत्सव यहाँ पर मनाया गया है। ठीक है, ये बीकानेर में भी मनाया गया है। 29वां जो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव मनाया गया है, मरु महोत्सव यहाँ पर मनाया गया है। कल की क्लास में मैंने साथियों मरु महोत्सव को गलती से बाड़मेर दिया गया था, तो उसको आप सही कर लीजिएगा, क्योंकि बाड़मेर के अंतर्गत साथियों थार महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, कभी कभार गलती हो जाती है बोलने में, जल्दबाजी में। थार महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है, तो याद रखना साथियों ये बाड़मेर जिले के अंदर ये मनाया जाता है। ठीक है, इसको आप सही कर लीजिए, बाड़मेर में मरु महोत्सव मनाया जाता है, जैसलमेर जिले के अंतर्गत। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। अगला जो प्रश्न है आपके सामने देखिएगा, मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को कब प्रारंभ किया गया था। मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना को कब प्रारंभ किया गया था, तो इसको किया गया था साथियों 17 जुलाई 2021 को इसे प्रारंभ किया गया था। ठीक है, इसका जो विभाग है साथियों, विभाग की अगर पर बात करें तो कौन सा विभाग है, मुख्यमंत्री तो इसका विभाग है साथियों ऊर्जा विभाग के द्वारा ये संचालित होती है। और इसके अंतर्गत ध्यान रखना साथियों, प्रति माह किसानों को 1,000 रुपये का क्या दिया जाता है, अनुदान दिया जाता है। ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान रखना। अब जो साथियों बजट 2022-23 के अंतर्गत है, बजट 2023-24 के अंतर्गत किसानों को प्रति माह कितने बिजली का जो यूनिट है वो दिया जाएगा, तो 2000 जो यूनिट है वो बिजली क्या दी जाएगी, निःशुल्क दी जाएगी। ठीक है, ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। आधार कार्ड के देखिए 18 जनवरी 2019 की अगर अपन बात करें तो इस दिन क्या हुआ था, राजस्थान जन आधार जो है लॉन्च किया गया था। ठीक है, जन आधार कार्ड, जन आधार कार्ड साथियों लॉन्च किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका विभाग कौन सा है साथियों, इसके अगर अपन विभाग की बात करते हैं तो इसका कौन सा विभाग संचालन करता है, इसके विभाग की बात करें तो इसका विभाग आयोजना विभाग। ठीक है, आयोजना विभाग। अब देखिए इसके तहत क्या होता है, देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, 10 अंकीय परिवार पहचान नंबर आपको दिया जाता है। 10 अंकीय परिवार पहचान नंबर आपको दिया जाता है। इसके साथ ही और 11 अंकीय व्यक्तिगत पहचान आपको नंबर दिया जाता है। ठीक है, व्यक्तिगत पहचान नंबर आपको दिया जाता है, ये भी आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है। ठीक है, 1 अगस्त 2021 को कौन सी योजना लॉन्च की गई थी, तो याद रखना साथियों इस दिन लॉन्च की गई थी घर घर औषधि योजना। कौन सी, घर घर औषधि योजना। ठीक है, और इसको कौन सा विभाग चलाता है, तो देखिएगा साथियों ये किस विभाग के द्वारा संचालित है। विभाग, विभाग की बात करें तो साथियों इसको चलाता है वन विभाग। ठीक है, यह वन विभाग के द्वारा संचालित है। इसके तहत क्या किया जाता है, इसके साथ साथियों आपको निःशुल्क जो है 4 औषधीय पौधे दिए जाते हैं। वो पौधे कौन कौन से हैं, एक तो याद रखना तुलसी है, तुलसी के बाद है गिलोय, दूसरा पौधा है गिलोय, और तीसरा पौधा दिया जाता है साथियों अश्वगंधा। ठीक है,
और चौथा है कालमेघ। ये वो पौधे आपको इस योजना के तहत दिए जाते हैं। अब बात करते हैं अपन आगे की जो योजना है। यह है साथियों 9 सितंबर 2020 को 22 को कौन सी योजना जो है लॉन्च की गई थी। तो याद रखना मित्रों, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना लॉन्च की गई थी। ठीक है, इंदिरा इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, शहरी रोजगार गारंटी योजना। ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा इसके तहत क्या किया जाता है। पहले तो अपन बात करते हैं इसके विभाग की। इसका विभाग कौन सा है। तो विभाग है साथियों इसका स्वायत्त शासन विभाग। ठीक है, स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा ये संचालित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव प्रदेश के किस जिले में मनाया गया था। तो अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव की अगर अपन बात करें तो साथियों ये बीकानेर जिले के अंतर्गत मनाया गया था। ठीक है, और ये कितने दिवसीय था। तो याद रखना साथियों ये 3 दिवसीय जो है वो मनाया गया था। और कौन सा था। तो याद रखना ये 29वां अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर जिले के अंतर्गत मनाया गया था। ठीक है, इसके अंतर्गत साथियों याद रखना जो प्रतियोगिताएं होती हैं उस प्रतियोगिताओं के अंतर्गत कौन कौन से खिताब दिए जाते हैं। तो याद रखना देखिएगा, एक जो खिताब दिया जाता है एक तो होता है मिस्टर बीकाना का खिताब। ठीक है, मिस्टर बीकाना। अब देखिए जो मिस्टर बीकाना का खिताब है साथियों वो किसने जीता था। तो याद रखना रविंद्र जोशी ने ये खिताब जीता है। ठीक है, रविंद्र जोशी के द्वारा ये जीता गया था। और इसके बाद एक और खिताब आता है साथियों मिस मरवण। मिस मरवण। तो याद रखना मिस मरवण का जो खिताब है वो किसके द्वारा जीता गया था। तो ये जीता था साथियों कोमल सिद्ध के द्वारा। ठीक है, लेडीज है ये कोमल सिद्ध। ठीक है, यह हो गई बात किसकी, बीकानेर महोत्सव की। इसके बाद अगर अपन बात करें तो साथियों जो जैसलमेर के अंतर्गत हाल ही में आयोजित किया गया था, कौन सा महोत्सव किया गया था। तो यहाँ पर भी किया गया था साथियों मरु महोत्सव। ठीक है, मरु महोत्सव का आयोजन जो है यहाँ पर किया गया था। अब देखिएगा इस महोत्सव के अंतर्गत जो कि किस किसने यहाँ पर खिताब जीता है। ठीक है, तो देखिएगा मिस्टर डेजर्ट का खिताब किसने जीता है। मिस्टर डेजर्ट का खिताब जीता है साथियों गणपत सिंह ने। किसने जीता है, गणपत सिंह के द्वारा ये जीता गया है। और ये कहाँ के निवासी हैं साथियों। तो याद रखना ये पाली जिले के निवासी हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके बाद आते हैं मिस मोमल की। अगर अपन बात करें तो इसका खिताब किसने जीता है, क्योंकि ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। मिस मोमल की बात करें तो ये गरिमा विजय ने जीता है। ठीक है, गरिमा विजय ने ये खिताब जीता है। और ये कहाँ की रहने वाली है साथियों। तो याद रखना ये बीकानेर जिले की रहने वाली है। ठीक है, बीकानेर की रहने वाली है। इसके बाद देखिएगा एक पुरस्कार और है जिसको अपन बोलते हैं मिसेज जैसलमेर। अब ये किसको चुना गया है, मिसेज जैसलमेर। ये किसको चुना गया है। तो मित्रों याद रखना ये चुना गया है तरुणा उज्जवल को ये चुना गया है। ठीक है, तरुणा उज्जवल को ये चुना गया है। ये भी आपको विशेष तौर से याद रखना है। ठीक है, क्लियर। अब देखिएगा जयपुर में कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। तो याद रखना मित्रों जयपुर के अंतर्गत 2 महोत्सव मनाए जाते हैं। एक मनाया जाता है पतंग महोत्सव और एक मनाया जाता है साथियों हाथी महोत्सव। ठीक है, अब एक चीज याद रखना यहाँ पर तीज महोत्सव भी मनाया जाता है साथियों, तीज महोत्सव। ठीक है, ये भी जयपुर के अंतर्गत ही मनाया जाता है। बाड़मेर की बात करें तो साथियों यहाँ पर थार महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, याद रखना। और पचपदरा जो झील है वो भी यहीं पर स्थित है। पचपदरा जो झील है साथियों वो कहाँ पर स्थित है। तो वो भी बाड़मेर जिले के अंदर ही स्थित है। जैसलमेर में याद रखना साथियों यहाँ पर भी प्लाया झीलें आपको देखने को मिलती है। यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न जो है वो पूछा जाता है। प्लाया झीलें। जयपुर में एक झील और है उसका नाम है साथियों सांबर झील। ठीक है, जयपुर में कौन सी झील है। तो याद रखना सांबर झील आपको जयपुर में देखने को मिलती है। बीकानेर में कौन सी है। तो बीकानेर में याद रखना कोलायत झील है। कोलायत झील है जिस पर कपिल मुनि जी का क्या होता है, मेला
लगता है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार इस प्रश्न को पूछा गया है, तो आगे भी आपकी पूछा जा सकता है। अगला देखिए, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने और लास्ट प्रश्न है कि हाल ही में राजस्थान के अलवर से दो बहादुर सैनिकों फ्लाइट लेफ्टिनेंट तेजपाल यादव और सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट सत्येंद्र यादव को 26 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन से सम्मान से सम्मानित करने की इन्होंने घोषणा की है। ठीक है, तो इन्होंने शौर्य चक्र से इनको सम्मानित करने की घोषणा की है, याद रखिएगा। और ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, देखिएगा शौर्य चक्र से किन किन को किया गया है, तो तेजपाल यादव, किस किस को किया गया है, तेजपाल यादव को। और एक कौन है साथियों, तो याद रखना सत्येंद्र यादव। ठीक है, दोनों ही यादव है, ये आपको विशेष तौर से याद रखना है। ठीक है, किससे, शौर्य चक्र से सम्मानित किया है किसने, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ठीक है, परमवीर चक्र की बात करें तो ध्यान रखना साथियों कि हाल ही में एक न्यूज आई थी कि परमवीर चक्र विजेता आपके जोधपुर के रहने वाले हैं मेजर शैतान सिंह, और दूसरे हैं साथियों मेजर पीरू सिंह। ठीक है, पीरू सिंह शेखावत। ठीक है, इन दोनों के नाम पर अंडमान और निकोबार के अंतर्गत जो द्वीप होंगे इन्हीं के नाम पर रखे जाएंगे। ठीक है, तो ये राजस्थान जो दो चुने गए थे ये थे साथियों जोधपुर के, और ये थे आपके झुंझुनू के, ये याद रखना है। ठीक है, पद्म भूषण की अगर बात करें तो पद्म भूषण जो है राजीव महर्षि को दिया गया है 2022 का, और एक दिया गया है देवेंद्र झाझड़िया को। यह आपको याद रखना है। पद्मश्री की बात करें तो हाल ही में 2023 के अंतर्गत 4 व्यक्तियों को दिया गया है और 3 पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, हुसैन बंधु के अंतर्गत चलिए पद्म श्री पुरस्कार 2023 में आपको बता ही देता हूँ। देखिएगा, वैसे तो मैं कल की क्लास में भी बताया था, आज और बता देता हूँ। देखिएगा साथियों, कला के क्षेत्र में 2 को संयुक्त रूप से दिया गया है। कला के क्षेत्र में दिया गया है अहमद व मोहम्मद। ठीक है, अहमद व मोहम्मद हुसैन को दिया गया है। इसके बाद दिया गया था साथियों मूलचंद लोढ़ा को। इनको किसके क्षेत्र में दिया गया था, तो याद रखना साथियों इनको दिया गया था पर्यावरण समाज सेवा के क्षेत्र में। ठीक है, समाज सेवा में। और तीसरा था लक्ष्मण सिंह। ठीक है, पर्यावरण के क्षेत्र में इनको दिया गया था लक्ष्मण सिंह को, यह आपको याद रखना है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरणविद डॉक्टर नरेंद्र भूषण सिंह को बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और इनका संबंध कौन से जिले से है। बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, ये दिया गया है किसको, याद रखना डॉक्टर नरेंद्र सिंह भूषण को, नरेंद्र सिंह भूषण को। अब देखिएगा इनका संबंध कौन से जिले से है, तो याद रखना मित्रों इनका संबंध भी है जयपुर जिले के ये निवासी हैं। ठीक है, ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिएगा, विश्व प्रसिद्ध साहित्य के महाकुंभ जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में 22 जनवरी को श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया है। श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड हमेशा याद रखना ये किसको दिया गया है, तो याद रखिएगा ये इरशाद कामिल को दिया गया है। किसको दिया गया है मित्रों, इरशाद कामिल को ये दिया गया है। ठीक है ना, इनका जो गीत था वो था नादान परिंदे। ठीक है, इसके लिए इनको ये श्री द्वारका प्रसाद अग्रवाल अवार्ड दिया गया है। के सच्चिदानंद की बात करते हैं तो इनको महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता अवार्ड से नवाजा गया है। ठीक है, माधव हाड़ा की बात करें तो इनको 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है, 32वां बिहारी पुरस्कार। और इनकी कौन सी कृति के लिए दिया गया है, पचरंग चोला पेंसकीरी। नेक्स्ट देखिए, 13 से 15 जनवरी 2023 को बीकानेर जिले में किस महोत्सव का आयोजन किया गया था, तो बीकानेर जिले की बात करें तो साथियों यहाँ पर याद रखना ऊंट महोत्सव का आयोजन किया गया था। किसका किया गया था, ऊंट महोत्सव की बात करें तो इसका आयोजन किया गया था। यह भी याद रखिएगा ये भी 3 दिवसीय था। क्रम की बात करें तो ये कौन से क्रम का था, तो याद रखना ये 29वें क्रम का अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव था। ठीक है ना, चलिए
ऊंट महोत्सव था। इसमें भी दो प्रतियोगिताएं हुई थी, ध्यान रखिएगा। एक तो थी मिस मरवण। अब देखिएगा मिस मरवण का खिताब किसने जीता है, तो याद रखना कोमल सिद्ध ने जीता है। किसने जीता है? कोमल सिद्ध ने मिस मरवण का खिताब जीता है। जबकि मिस्टर बीकाणा का खिताब किसने जीता है? मिस्टर बीकाणा, इसका खिताब जीता है किसने? रविंद्र जोशी ने। रविंद्र जोशी, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। ऑप्शन डी राइट आंसर है। मरु महोत्सव हम अपन देख लिए, जैसलमेर में मनाया जाता है। पतंग महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राइट टू साइट विजन के तहत अंधता नियंत्रण के लिए पॉलिसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य है राजस्थान। कौन सा है? राजस्थान, ठीक है। कौन सा नियम? अंधता नियंत्रण पॉलिसी लागू करने वाला, तो यह राजस्थान है, याद रखिएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर है। किस जिला प्रशासन द्वारा 5 जनवरी 2023 को मिशन पालनहार का शुभारंभ किया गया है? तो मिशन पालनहार की बात करें तो ये डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया गया है। और इसके तहत एक अभियान और है जिसको बोलते हैं अपन मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान। मेरी पुलिस मेरी दोस्त अभियान, ठीक है। यह भी डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा। और एक मिशन पालनहार, यह भी डूंगरपुर जिला प्रशासन के द्वारा ही चलाया जा रहा है। अभियानों से लेकर के प्रश्न जरूर पूछा जाता है, याद रखिएगा। अलवर जिला प्रशासन के द्वारा, याद रखिएगा, एक तो सेहत अभियान है और एक हर घर पंचायत अभियान है। और तंबाकू मुक्त अभियान अलवर के द्वारा चलाया जा रहा है। जबकि मेरा विद्यालय मेरा अभिमान जो अभियान है ये जालोर जिला प्रशासन के द्वारा चलाया जा रहा है। पाली जिले की बात करें तो खेलो अभियान चलाया जा रहा है, याद रखना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य पंडित मोहनलाल शर्मा को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? विशेषज्ञ ज्योतिषाचार्य पंडित मोहनलाल शर्मा को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो याद रखना महाराणा प्रताप पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। पद्म श्री की बात करें मित्रों तो याद रखिएगा ये 4 व्यक्तियों को दिया गया है और 3 क्षेत्र के अंतर्गत दिया गया है। 4 व्यक्ति कौन कौन से हैं? एक तो है अहमद हुसैन और एक है मोहम्मद हुसैन। इन दोनों को हुसैन बंधु के अंतर्गत दिया गया है कला के क्षेत्र में। हुसैन बंधु, ठीक है। एक है लक्ष्मण सिंह लापोड़िया, लक्ष्मण सिंह को, और एक है मूलचंद लोढ़ा। इनको दिया गया है, चारों को पद्मश्री सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है। लक्ष्मण सिंह, याद रखिएगा मित्रों, जयपुर जिले के निवासी हैं। जबकि मूलचंद लोढ़ा ये डूंगरपुर जिले के निवासी हैं, ठीक है। ये भी जयपुर जिले के निवासी है, याद रखना है। चलिए, राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? राजस्थान उच्च न्यायालय के 41वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? तो याद रखना ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह ने नियुक्त किया गया है। और इनको शपथ कौन दिलाते हैं मित्रों? याद रखिए ना, शपथ किसके द्वारा ली जाती है? तो शपथ दिलवाई जाती है राज्यपाल अथवा राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है। और कौन सी अनुसूची के तहत? तो याद रखिएगा तीसरी अनुसूची के तहत इनको शपथ दिलवाई जाती है, ठीक है। यह भी याद रखिएगा। उच्च न्यायालय की बात करें तो याद रखिएगा उच्च न्यायालय जो संविधान के किस भाग में है? तो याद रखना भाग 6 के अंतर्गत इसका उल्लेख है। और 214 से लेकर के 231 तक इसका उल्लेख है, ठीक है। आर्टिकल की बात करेंगे, चलिए देखिएगा। पंकज मित्तल पूर्व मुख्य न्यायाधीश हैं। जबकि जॉर्ज ऑगस्टाइन मसीहा 41वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश ये बने हैं, ठीक है ना। संजय कुमार श्रोत्रिय, याद रखिएगा, ये आरपीएससी के चेयरमैन है। और हरिप्रसाद शर्मा की बात करें तो ये आरएसएम एसएसबी के क्या है? ये चेयरमैन है, ठीक है ना। राजस्थान हाई कोर्ट के अंतर्गत जो न्यायाधीशों की संख्या है वो 50 स्वीकृत है। जबकि कार्यरत न्यायाधीश अभी वर्तमान में कितने हैं? 35 है, ठीक है ना, याद रखना है। खाली पदों की संख्या 15 है। महिला जज कितनी कार्यरत है? तो 3 है। जबकि 2 दंपति जज भी यहाँ पर कार्यरत है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिएगा, राज्य की पहली रोबोटिक लैब कहाँ बनाई गई है? राज्य की पहली रोबोटिक्स जो लैब है वो कहाँ पर बनाई गई है? तो याद रखना आमेर जयपुर के अंतर्गत बनाई गई है। और चौप गांव की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आता है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ पर बन रहा है? तो ये चौप गांव जयपुर के अंतर्गत बन रहा है, ठीक है। मथानिया जोधपुर की क्या प्रसिद्ध है? तो लाल मिर्च यहाँ की फेमस है, ये भी ध्यान में रखना है।
अगला है कि कुड़ियाल गांव जोधपुर को स्मार्ट बनाने के लिए किस विश्वविद्यालय द्वारा गोद लिया गया है? तो ये कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा गोद लिया गया है। नेक्स्ट है, राजस्थान साहित्य अकादमी की ओर से विशिष्ट साहित्य सम्मान 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो किसको प्रदान किया गया है? ये रामस्वरूप किसान को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा कन्हैयालाल सहल पुरस्कार 2022-23 किसको दिया जाएगा? तो याद रखना ये डॉक्टर यश गोयल को दिया जाएगा। कन्हैयालाल सहल पुरस्कार 2023 किसके द्वारा? राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा ये दिया जाता है। इसके बाद है कि राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर द्वारा 2022 और 23 का अकादमी सर्वोच्च सम्मान मीरा पुरस्कार किसे दिया जाएगा? सर्वोच्च सम्मान जो मीरा पुरस्कार है किसको दिया जाएगा? तो याद रखना ये रति सक्सेना जी को दिया जाएगा। किसको? रति सक्सेना जी को। और राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है, जो उदयपुर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है, किस जिले में स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट बनाने की घोषणा राज्य सरकार ने बजट 2022 और 23 में की थी? स्टेट रोड सेफ्टी इंस्टीट्यूट कहां पर बनाया जाएगा? तो याद रखना ये जयपुर जिले के अंतर्गत बनाया जाएगा। ठीक है ना, याद रखना है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद है कि देश का पहला पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक जो है कौन से जिले में बनेगा? पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक कौन से जिले में बनेगा? तो जयपुर में बनेगा। और ये रेसिंग ट्रैक कहाँ पर बनाया जाएगा? तो याद रखिएगा ये एसएमएस स्टेडियम जयपुर के अंतर्गत बनाया जाएगा। ठीक है, इससे पहले लाल कलर का जो सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक है वो बनाया जाता था, जबकि पिंक सिंथेटिक रेसिंग ट्रैक जो बनेगा इसका जो माल है साथी वो कहाँ से मंगाया जा रहा है? तो ये स्विट्जरलैंड से मंगाया जा रहा है। ठीक है, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस जिले में पहला शस्त्र संग्रहालय का निर्माण किया जाएगा? पहला शस्त्र संग्रहालय का जो निर्माण है साथियों राजस्थान के अलवर जिले के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक है, अलवर जिले में ये किया जा रहा है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के किस पोर्टल को ई गवर्नेंस श्रेणी में 2022 का स्कोच गोल्ड अवार्ड प्रदान किया गया है? ई गवर्नेंस श्रेणी के अंतर्गत तो यह जन कल्याण पोर्टल को किया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला देखते हैं, लास्ट प्रश्न है कि उत्तर भारत का पहला ऐसा कौन सा सरकारी हॉस्पिटल है जहां रोबोटिक सर्जरी शुरू हो गई है? उत्तर भारत का पहला ऐसा कौन सा सरकारी हॉस्पिटल है जहां पर रोबोटिक सर्जरी शुरू हो गई है? तो याद रखिएगा एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अंतर्गत शुरू हो गई है। और यहाँ पर याद रखिएगा देश का सबसे ऊंचा आईपीडी टावर भी बनाया जाएगा मित्रों। कहाँ पर? एसएमएस हॉस्पिटल के अंतर्गत आईपीडी टावर। ठीक है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में रीजनल कैंसर संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो देखिएगा प्रदेश के किस जिले में साथियों रीजनल कैंसर संस्थान की स्थापना की जाएगी? तो ये जोधपुर जिले के अंतर्गत की जाएगी। ठीक है, कहाँ पर की जाएगी साथियों? तो याद रखना ये जोधपुर जिले के अंतर्गत इसकी जो है स्थापना की जाएगी। अब देखिएगा साथियों जोधपुर के अंतर्गत वो कौन कौन से संस्थान है जहाँ की जिसकी स्थापना की जा रही है। ठीक है, पहली बात तो अपन बात करते हैं साथियों, एक चीज तो यहाँ पर है कि जो देश का सबसे बड़ा जो पंचकर्म केंद्र है जो यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, पंचकर्म केंद्र, पंचकर्म केंद्र की जो स्थापना वो कहाँ पर की जाएगी? तो ये भी साथियों जोधपुर जिले के अंदर की जा रही है। और जोधपुर में कहाँ पर की जाएगी? तो याद रखना डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अंतर्गत ये की जाएगी। ठीक है, राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अंतर्गत इसकी स्थापना की जाएगी। ये आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, क्योंकि जिला नहीं पूछ करके आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो ये पंचकर्म केंद्र है ये किस विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा? तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और यहीं पर एक चीज याद रखना साथियों, जोधपुर के अंदर ही एक चीज और याद रखना आपको, यहीं पर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो संस्थान जो है, सॉरी इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस की स्थापना भी कहाँ पर की जा रही है? तो ये भी साथियों ध्यान रखना, ये भी आपके जोधपुर जिले के अंदर ही की जा रही है। ठीक है, इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंस की स्थापना भी जोधपुर जिले के अंतर्गत की जा रही है। और कहाँ पर की जा रही है? तो याद रखना साथियों एसएन मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत ये की जा रही है। ठीक है, एसएन मेडिकल कॉलेज जो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर के अंदर स्थित है, और वहीं पर जो है इसकी स्थापना की जा रही है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इस प्रश्न को।
इसके बाद देखते हैं साथियों, जोधपुर के अंतर्गत जो भी स्थापना हुई है, इसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट है, उसका जो देखिएगा वो है कि भारत का पहला 3D प्रिंटर, भारत का पहला 3D प्रिंटर ये कहाँ पर खोला गया है, देखिएगा ये कहाँ पर स्थापित किया गया है। 3D प्रिंटर की बात कर रहे हैं तो ये भी याद रखना साथियों, ये आईआईटी जोधपुर द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, आईआईटी जोधपुर के द्वारा ये विकसित किया गया है। कौन सा भारत का पहला 3D प्रिंटर किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो याद रखना आईआईटी जोधपुर के द्वारा विकसित किया गया है। एक चीज और याद रखना मित्रों, देखिएगा इसकी ये एक चीज और याद रखना कि जोधपुर में राज्य का एकमात्र फिजियोथेरेपी कॉलेज भी खोला गया है। ठीक है, यानी कि एकमात्र, और कहाँ का, राज्य का एकमात्र फिजियोथेरेपी कॉलेज, फिजियोथेरेपी कॉलेज। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। इसकी स्थापना भी कहाँ पर की जा रही है, तो ये भी जोधपुर के अंतर्गत की जा रही है। ठीक है, फोरेंसिक विज्ञान संस्थान ये भी जोधपुर के अंदर स्थित है। ठीक है, फोरेंसिक विज्ञान संस्थान, इसकी अपन बात करें, देखिएगा फोरेंसिक विज्ञान संस्थान। ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर जयपुर की अपन बात करें साथियों, तो जयपुर में आप सभी को पता है कि यहाँ पर जो है सॉरी, देश का सबसे बड़ा, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा या फिर देश का सबसे बड़ा जो कि आईपीडी टावर यहाँ पर बनेगा। आईपीडी जो है टावर कहाँ पर बनेगा साथियों, तो ये बनेगा आपके एसएमएस हॉस्पिटल के अंतर्गत, या फिर मेडिकल कॉलेज बोलो एक ही बात है, एसएमएस हॉस्पिटल के अंतर्गत। ठीक है, ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और जयपुर के अंदर भी एक पार्क है, उसका नाम है साथियों संविधान पार्क, की स्थापना की गई है। संविधान पार्क बनाया गया है, और ये कहाँ पर बनाया गया है, तो याद रखना साथियों राजभवन जयपुर के अंतर्गत बनाया गया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा किया गया था। ठीक है, उदयपुर की बात करें तो साथियों उदयपुर का याद रखना कि अटल इनोवेशन मिशन के तहत उदयपुर में अटल टिंकरिंग जो है लैब स्थापित किया गया है। अटल टिंकरिंग, अटल टिंकरिंग जो है लैब की स्थापना कहाँ पर की गई है, तो याद रखना साथियों ये उदयपुर जिले के अंदर की गई है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डॉक्टर फतेह सिंह भाटी द्वारा लिखित पुस्तक उमादे को लॉन्च किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना इस पुस्तक को जो लॉन्च किया गया था साथियों जस्टिस पुष्पेंद्र भाटी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। और ये कहाँ के न्यायाधीश है साथियों, तो याद रखना ये न्यायाधीश है आपके राजस्थान हाई कोर्ट के। ठीक है, राजस्थान हाई कोर्ट यानी कि राजस्थान उच्च न्यायालय के ये न्यायाधीश हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इस पुस्तक का जो लोकार्पण किसके द्वारा किया गया था। देखिएगा क्योंकि आपसे लोकार्पण ही ज्यादातर पूछा जाता है, तो इस चीज को आपको याद रखना है। तो देखिएगा इसका जो लोकार्पण है साथियों, डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर एस एन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में एक संस्थान है साथियों, सर्जना संस्था के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था। ठीक है, सर्जना संस्था, सर्जना संस्था के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, कलराज मिश्र की बात करें तो ये आपके राज्यपाल हैं, याद रखना, और इन्होंने दो पुस्तकों का विमोचन किया है। एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लिखी पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स का, और एक पुस्तक और है साथियों, ये तो पीएम मोदी के द्वारा लिखी गई है, और एक पुस्तक और थी जिसका नाम है साथियों जादूनामा। ये किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है, तो याद रखना साथियों जावेद अख्तर के द्वारा ये लिखी गई है। इसका विमोचन किसके द्वारा किया गया था, तो याद रखना साथियों ये कलराज मिश्र के द्वारा किया गया था, जो कि आपके राज्यपाल हैं। प्रताप कृष्ण लोहरा कौन है साथियों, तो याद रखना ये आपके लोकायुक्त है। यहाँ से भी आपका प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, प्रद्युमन सिंह कौन है, तो आपके वित्त आयोग के ये क्या है, अध्यक्ष है। ठीक है, वित्त आयोग के क्या है, अध्यक्ष है, वित्त आयोग। आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए एक पुस्तक और है साथियों इंपॉर्टेंट है, कुओ पुस्तक किसकी है, तो याद रखना ये डॉक्टर मीनाक्षी बोराना की ये पुस्तक है। ठीक है, मीनाक्षी बोराना,
ये आपको विशेष तौर से एक पुस्तक और है साथियों, रणखार। ये पुस्तक किसकी है तो साथियों ये ध्यान रखना जितेंद्र सोनी की है, सोनी। एक पुस्तक और है साथियों, मुक्ति, जो कि एग्जाम की दृष्टि से आपके इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है, ये किसके हैं तो साथियों ये ध्यान रखना, ये मिठेश निर्मोही जी की है, ठीक है। इसको अपन आगे डिटेल से चर्चा करेंगे कि मिठेश निर्मोही कौन है। अब आगे देखिए, आगे का जो प्रश्न है वो है आपके सामने, हाल ही में वर्ष 2021 का भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है। भारतीय साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें तो साथियों याद रखना, ये मिठेश निर्मोही को दिया गया है, ठीक है। अभी अपन बात करें थे इनकी पुस्तक कौन सी है तो मुक्ति है इनकी पुस्तक का नाम है, ठीक है। क्या नाम है इनकी पुस्तक का, इनकी पुस्तक का नाम है मुक्ति। और ये कहाँ के रहने वाले हैं साथियों, इनका संबंध जो है वो किस जिले से है तो याद रखना इनका संबंध है साथियों पाली जिले से। किस जिले से इनका संबंध, इनका संबंध है पाली जिले से। और पाली जिले में कहाँ से है ये तो राजोला खुर्द से इनका जन्म होता है, ठीक है, राजोला खुर्द के अंतर्गत। ये इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद देखिएगा, अपन बात करते हैं बैतुल बेगम की। अब बैतुल बेगम की बात करते हैं साथियों, तो अपन बात करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर इनको नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नारी शक्ति पुरस्कार 2021 से इसको सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। 2021 से इनको सम्मानित किया गया था। और ये है कौन साथियों तो याद रखना, इनका जो संबंध है वो मांडव लोक भजन गायिका से इनका जो है संबंध है, ठीक है। लोक भजन गायिका से इनका संबंध है, यह आपको अच्छे से याद रखना है। और ये कहाँ की रहने वाली है साथियों तो ये भी आपको याद रखना है, ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली है बैतुल बेगम। इसके बाद अपन बात करते हैं साथियों गाजी खां बरना की। अब देखिएगा गाजी खां बरना कौन है साथियों तो देखिएगा गाजी खां बरना की अगर अपन बात करें तो याद रखना मित्रों, ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनका संबंध है जैसलमेर जिले से। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बारे में दो तीन बातें याद रखना। देखिएगा इनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से इनको जो है सम्मानित किया जा चुका है, ये आपको ध्यान में रखना है। और इनका संबंध साथियों किस वाद्य यंत्र से है। वाद्य यंत्र की बात करें तो ये कौन सा बजाते हैं तो ध्यान रखना, ये खड़ताल वाद्य यंत्र ये बजाते हैं, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। लोक कला संगीत क्षेत्र से ये संबंध रखते हैं गाजी का बरना। परीक्षित साहनी, चलो इंपॉर्टेंट है साथियों, 2023 के अंतर्गत जो है इनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था तो याद रखना साथियों, जो जयपुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होता है उसके अंतर्गत इनको सम्मानित किया गया था लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से इनको क्या किया गया था तो सम्मानित किया जा चुका है, आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। और ये कहाँ पर आयोजित हुआ था तो याद रखना, ये जयपुर के अंतर्गत आयोजित हुआ था। याद रखना साथियों ये एक अभिनेता है, इसी के अंतर्गत इनको ये पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से इनको सम्मानित किया जा चुका है। अब आगे देखिएगा, अगला जो प्रश्न है आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में प्रदेश में वर्तमान में कितनी इंदिरा रसोई संचालित है। इंदिरा रसोई की अपन बात करें साथियों तो याद रखिएगा, देखिए इंदिरा रसोई की बात करें तो इंदिरा रसोई को संचालित कब किया गया था, देखिएगा इंदिरा रसोई की बात करें तो इसको चालू किया गया था साथियों 20 अगस्त 2020 से इसको प्रारंभ किया था, यह आपको विशेष तौर से ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका जो संकल्प, किस संकल्प के साथ इसको चालू किया गया था देखिएगा साथियों, इनको लागू किया गया था कि कोई भूखा न सोए। क्या था इसका संकल्प, कोई भूखा न सोए, ये आपको अच्छे से याद रखना है, ये इसकी टैगलाइन थी, ये भी आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं साथियों इसका जो नोडल विभाग है वो कौन सा है। नोडल विभाग की अगर अपन बात करें तो नोडल विभाग है इसका स्वायत्त शासन, ठीक है। स्वायत्त शासन जो है इसका नोडल विभाग है, ठीक है। ये अपन बात करते हैं। इसके बाद बात करते हैं साथियों कितनी जो इंदिरा रसोई है, वो तो 980 इंदिरा रसोई भी हाल ही में संचालित की गई है।
इसके बाद साथियों इसमें जो भोजन है वो कितने रुपए के अंतर्गत उपलब्ध करवाया जाता है, तो भोजन 8 रुपए के अंतर्गत साथियों इसमें उपलब्ध करवाया जाता है। अब अनुदान कितना देती है साथियों, जो सरकार है वो इस पर कितना अनुदान देती है, तो 17 रुपए का जो अनुदान है वो राजस्थान सरकार के द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अब देखिएगा साथियों, बजट 2022 व 23 के अंतर्गत जो है इंदिरा रसोई 1000 इंदिरा रसोई खोलने का जो है वो लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, लेकिन बजट बजट 23-24 के अनुसार इसके अंतर्गत 2000 जो है इंदिरा रसोई खोलने का अब लक्ष्य रखा गया, यानी कि 1000 जो है वो रसोई बढ़ा दी गई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखिए इसमें अपन बात करते हैं इसके अंतर्गत भोजन कितना दिया जाता है। भोजन की अगर बात करें तो साथियों याद रखना 100 ग्राम इसके अंतर्गत क्या दी जाती है, दाल आपको दी जाती है। इसके बाद अगर अपन बात करें तो 100 ग्राम ही इसके अंतर्गत आपको सब्जी उपलब्ध करवाई जाती है। ठीक है, जबकि 250 ग्राम आपको इसके अंतर्गत क्या दी जाती है, चपाती दी जाती है। और साथ के अंतर्गत इसको क्या दिया जाता है, आपको अचार दिया जाता है। ठीक है, इसके साथ ही आपको जो भोजन उपलब्ध करवाया जाता है वो 450 ग्राम आपको भोजन है वो उपलब्ध करवाया जाता है, वो भी 8 रुपए के अंतर्गत उपलब्ध करवाया जाता है। तो ये चीज़ें आपको अच्छे से याद रखना है साथियों। अब 2000 रसोई यहाँ पर आपको संचालित की जाएगी राजस्थान सरकार के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में प्रदेश के किस जिला कलेक्टर कार्यालय में ई फाइल सिस्टम लागू किया गया है। तो देखिएगा हाल ही में प्रदेश के किस कार्यालय में जिला कलेक्टर कार्यालय के अंतर्गत ई फाइल सिस्टम लागू किया गया है, तो ध्यान रखना वो जयपुर जिला है जहां पर ई फाइल सिस्टम लागू किया गया है। ठीक है, ई फाइल सिस्टम की बात कर रहे हैं अपन। और यहाँ पर एक अभियान और चलाया जा रहा है साथियों, भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान। ठीक है, भिक्षावृत्ति मुक्त अभियान जो है ये कहाँ पर चलाया जा रहा है, तो जयपुर जिला प्रशासन के द्वारा ही चलाया जा रहा है। और एक और अभियान है साथियों जिसकी अपन बात करते हैं, चुप्पी तोड़ो सयानी बनो अभियान। ठीक है, ये मैं आपको हर वीडियोज में बताता हूँ क्योंकि ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभियान। अब एक चीज और याद रखना है, वो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना विश्व का तीसरा सबसे बड़ा जो स्टेडियम है साथियों, क्रिकेट स्टेडियम, वो कहाँ पर बनाया जा रहा है। क्रिकेट स्टेडियम की बात करें तो ये कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो मित्रों याद रखिएगा ये बनाया जा रहा है आपके चौप गांव जयपुर में। ठीक है, चौप गांव जयपुर के अंतर्गत ये स्टेडियम बनाया जा रहा है। और यहीं पर आपको याद रखना है जयपुर में ही फिनटेक पार्क जो है वो कहाँ पर बनाया जा रहा है साथियों, फिनटेक पार्क भी जयपुर के अंतर्गत ही बनाया गया है। ठीक है, और ई वेस्ट पार्क की बात करें तो ये भी साथियों जयपुर जिले के अंदर ही बनाया जा रहा है। ठीक है, उदयपुर की अगर अपन बात करें तो इंपॉर्टेंट है साथियों, उदयपुर की भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना आपको बटरफ्लाई पार्क आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। बटरफ्लाई पार्क, बटरफ्लाई पार्क जो है ये कहाँ पर देखने को मिलता है, उदयपुर में ही बनाया जा रहा है बटरफ्लाई पार्क। ठीक है, और उदयपुर की बात करें तो साथ ही यहाँ पर जो है प्रदेश का पहला पैंथर रेस्क्यू सेंटर भी यहाँ पर बनेगा। ठीक है, पैंथर रेस्क्यू सेंटर ये कहाँ पर बनेगा, तो ये भी जो उदयपुर में ही बनेगा। और उदयपुर में कहाँ पर बनेगा, तो ध्यान रखना बायोलॉजिकल पार्क साथियों सज्जनगढ़ अभ्यारण्य में बनेगा। ठीक है, बायोलॉजिकल पार्क, और ये कहाँ पर है, तो याद रखना साथियों सज्जनगढ़ अभ्यारण्य के अंतर्गत ये बनाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य, बटरफ्लाई पार्क, पैंथर रेस्क्यू सेंटर आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। कहाँ पर साथियों, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। ठीक है, चित्तौड़गढ़ जिले की बात करें तो साथियों यहाँ पर हाल ही के अंतर्गत दीदी कैफे की शुरुआत की गई है। ठीक है, दीदी कैफे की शुरुआत की गई है। बाड़मेर के अंतर्गत हाल ही के अंतर्गत जो तेल का कुआं खोजा गया है, खोला गया है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं दुर्गा तेल, हाल ही में खोजा गया है दुर्गा तेल का कुआं। ठीक है, कुआं। आगे देखिए अगला है, दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार सौर ऊर्जा की कितनी उत्पादन क्षमता के साथ राजस्थान देश में पहले स्थान पर है। दिसंबर 2022 की स्थिति के अनुसार सौर ऊर्जा की कितनी उत्पादन क्षमता के साथ राजस्थान देश में पहले स्थान पर है, तो याद रखिएगा साथियों ये 16,060 जो है
मेगावाट ऊर्जा उत्पादन करने में पहले स्थान पर है, ठीक है। मेगावाट लिख लीजिएगा, ठीक है, पहले स्थान पर है। इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से याद रखना है। पवन ऊर्जा की बात करें तो साथियों 4576 पवन ऊर्जा उत्पादन करके राजस्थान जो है देश का 5वें नंबर पर है। देश में ये 5वें नंबर पर है। देश का ये 5वां स्थान अपने पास रखता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं सौर ऊर्जा से संबंधित जो है सौर ऊर्जा नीति कब लाई गई थी, तो देखिएगा साथियों, सौर ऊर्जा नीति लाई गई थी सन 2019 के अंतर्गत, ठीक है। विश्व का सबसे जो बड़ा सोलर पार्क है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है? विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क ये स्थापित किया गया है साथियों बड़ला जोधपुर के अंतर्गत, ठीक है। बड़ला जोधपुर में ये स्थापित किया गया है। इसके बाद एक और पार्क है साथियों सोलर पार्क, उसकी बोलते हैं अपन नोखा, जैसलमेर के अंदर ये स्थित है। जैसलमेर में ये स्थित है। इनकी क्षमता की अपन बात करें तो देखिएगा साथियों बड़ला जो जोधपुर है इसकी जो उत्पादन क्षमता कितनी है, तो 2245 मेगावाट जो है इसकी उत्पादन क्षमता रखी गई है। और नोखा की बात करें तो 925 मेगावाट जो है इसकी क्षमता रखी गई है, ठीक है, मेगावाट। इसके बाद बात करते हैं अपन पवन ऊर्जा 4576 जो है वो इसकी मेगावाट क्षमता रखी गई है। एक चीज और याद रखना मित्रों, कुसुम योजना के अंतर्गत कुसुम योजना में भी जो राजस्थान है वो प्रदेश, राजस्थान देश में प्रथम स्थान है, ठीक है। प्रथम स्थान है, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए आगे देखिए, आगे देखिए, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट उत्पादन शुरू हुआ है? ये कहाँ पर शुरू हुआ है, तो ध्यान रखना ये कोटा जिले के अंतर्गत शुरू हुआ है बायोगैस प्लांट की अगर अपन बात करें तो, ठीक है। बूंदी में साथियों, बूंदी की अगर अपन बात करें तो याद रखना यहाँ पर राजस्थान की पहली सोलर परियोजना की स्थापना यहाँ पर की जा रही है। सोलर लिफ्ट सिंचाई परियोजना, ठीक है। परियोजना की जो है संचालित की जा रही है और ये कहाँ पर की जा रही है, बूंदी के अंतर्गत किस नदी के ऊपर साथियों, तो याद रखना ये मेज नदी के ऊपर ये स्थापित की जा रही है। इसकी अगर अपन बात करते हैं तो याद रखना साथियों यहाँ के ऊपर क्या हो रहा है कि 522 सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं, ठीक है। सोलर पैनल 522 यहाँ पर आपको सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और सोलर पैनल लगा करके साथियों यहाँ पर 167 किलोवाट के किलोवाट के दो सोलर प्लांट बनाए जाएंगे, ठीक है। दो सोलर प्लांट जो है वो बनाए गए हैं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और इसके तहत साथ ही इस परियोजना के तहत जो है 25 बीघा जो भूमि है, 25 बीघा भूमि को क्या किया जाएगा, सिंचित किया जाएगा, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो चलिए आगे का जो प्रश्न है वो क्या है देखिएगा, हाल ही में बाड़मेर जिले में खोजे गए नए तेल भंडार को वेदांता समूह ने क्या नाम दिया है, तो याद रखना दुर्गा नाम दिया है। इससे भी पहले मंगला, भाग्यम, ऐश्वर्या और सरस्वती नामक जो तेल के कुएं हैं वो स्थापित किए जा चुके हैं। और ये कहाँ पर स्थापित हुए हैं, तो याद रखना साथियों जैसलमेर व बाड़मेर, ठीक है। बाड़मेर में ये स्थापित किए गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि हाल ही में श्री सत्य इंदिरा फाउंडेशन की ओर से बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? बेस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड जो है साथियों ये किसको दिया गया है, इसकी अपन चर्चा करेंगे। देखिएगा तो ये मित्रों ये दिया गया था, ये दिया गया है डॉक्टर नरेंद्र सिंह भूषण को ये पुरस्कार दिया गया है। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है, डॉक्टर नरेंद्र सिंह भूषण। इसके बाद बात करते हैं साथियों डॉक्टर आशा शर्मा की, तो याद रखना इनको साहित्य कुसुमार सम्मान पुरस्कार दिया गया है। कुसुमार सम्मान पुरस्कार इनको दिया गया है, ठीक है। ये भी आपको अच्छे से याद रखना। और ये डॉक्टर आशा शर्मा जो है ये कहाँ के निवासी है, तो याद रखना ये जयपुर जिले के निवासी हैं। राजबंसल की बात करें तो इनको प्राइस ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। प्राइस ऑफ राजस्थान अवार्ड,
अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, तो याद रखना ये जयपुर डिस्ट्रिक्ट के ये रहने वाले। सूफिया खान की बात करते हैं तो साथियों ये कतर मैराथन में भाग लेने वाली विश्व की पहली महिला है। ठीक है, लेने वाली विश्व की ये पहली महिला है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, देखिएगा। हाल ही में दिव्यांगजनों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राज्य में पहला कंपोजिट रीजनल सेंटर कहाँ स्थापित होगा, तो याद रखिएगा साथियों ये जामडोली जयपुर के अंतर्गत स्थापित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ पर होगा ये, जामडोली जयपुर में स्थापित किया जाएगा। झालाना की बात करते हैं साथियों, झालाना जयपुर के अंतर्गत, तो देखिएगा यहाँ पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर बनाया जाएगा। ठीक है, राजस्थान इंटरनेशनल जो है सेंटर बनाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। राजभवन जयपुर की बात करें तो ये संविधान पार्क यहाँ पर बनाया जाएगा। ठीक है, संविधान पार्क जो है वो बनाया जाएगा। विधानसभा की अगर अपन बात करें तो देखिएगा विधानसभा के अंतर्गत हाल ही के अंतर्गत क्या हुआ था, 83वां, देखिए 83वां अखिल भारतीय जो है पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, पीठासीन अधिकारी सम्मेलन, इसका साथियों यहाँ पर आयोजन किया गया था। और इसके उद्घाटन किसने किया था, उद्घाटन की बात करें तो साथियों अपने लोकसभा अध्यक्ष कौन है, ओम बिरला। वह आपके राज्यसभा के जो सभापति है वो कौन है, जगदीप धनखड़। इन्होंने क्या किया था, इनका उद्घाटन किया था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, और राजस्थान में होने वाला पीठासीन अधिकारियों का ये कौन सा सम्मेलन है, तो मित्रों याद रखिएगा ये चौथा सम्मेलन है। ये भी आपसे पूरे प्रश्न एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बस आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।